अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात के साथ साथ आज बहुत सारी चीज़ें जिस पे बात करेंगे। रुपए की कदर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल इजाफा हो रहा था, लेकिन इसमें 2 रोज़ हुए कि थोड़ी रोक लग गई है। अमरीकी डॉलर थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है रुपए के मुकाबले में। 10 साल बाद बरामदात सबसे ज़्यादा 345 मिलियन डॉलर हो गई। लेकिन उसके फौरी साथ एक और ख़बर ये भी है कि तेल और फलदार अजनास की बरामदात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। 14 मिलियन के करीब इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो कहां कहां पर प्रेशर आएगा, इस पर भी बात करेंगे। ताजिर बरादरी एफबीआर के नोटिस को तबाही करार दे रही है। कौन से नोटिस हैं, क्या बात है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर महंगाई की शरह हफ्तावार अगर देखें तो 17% से जायद रही है। काबीना ने गैर मुल्की कर्जों पर टैक्स ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म की 27 रुकनी इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी हो गई। और फिर बिजली सारिफीन अपने जो बिल दे रहे हैं उसमें वो गर्दिशी कर्ज जो कि लाइन लॉसेस की सूरत, और जो लोग बिल नहीं देते वो अब बिजली सारिफ भर रहा है और बेचारा मजबूर है ये भरने पे। और फिर स्टील मिल वाले मामला, प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सनाउल्लाह मरवत साहब ने, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अली कमाल साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं। और उनके साथ साथ अहमद हसन मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। सनाउल्लाह साहब, सर पहले ज़रा जनरल सी 2-3 चीज़ें जान लूँ आपसे, फिर आगे चल के और भी बात करते हैं। स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरावट का शिकार है। कभी 1000 पॉइंट एक दिन में गिरावट देख रहे हैं, आज 700 पॉइंट की गिरावट है। वजह क्या है सर? क्या कोई ख़ास रीज़न है कि हम एक ख़ास टाइम फ्रेम देखते हैं, यानी 2 से 4 के दरमियान तो फिर तेज़ी से गिरावट आ जाती है, उससे पहले फिर थोड़ी सी बेहतरी होती है? बहुत शुक्रिया अरसलान। जैसे पिछले एक प्रोग्राम में जब मार्केट 46,000 पॉइंट पे थी तो उस वक्त भी हमने यही डिस्कस किया था कि ओवरऑल अगर देखा जाए जब से हम स्टार्ट में मार्च और जनवरी 2020 से, तो उसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट फिर आई वो इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की तरफ से ज़्यादा। चाहूँगा आप ये भी ऐड करें, उस वक्त मुझे याद है कि जब मेरी आपसे बात हुई आपने कहा 46,000 पर थी, फिर भी आपने कहा कि लोगों को अभी बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, ज़रा सी एहतियात करनी चाहिए। ये सब कैसे? जी बिल्कुल, वो वजह यही थी कि हमारे जो फॉरेनर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेज़ी से निकलती जा रही थी। इंस्टीट्यूशन जो है वो सेलिंग में थे, सिवाय जो इंश्योरेंस है उसने पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअल्स के साथ। ओवरऑल बैंक्स, म्यूचुअल फंड, बाकी जितने भी जो है वो फंड्स थे वो सेलिंग में थे। तो इस वजह से अब जो रोशन डिजिटल अकाउंट और डिजिटल अकाउंट लोकल जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी तरफ से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया गया पिछले 6 महीने में। ठीक है सर, इसी वजह से फिर मार्केट में इनफ्लो देखा गया, लेकिन बाकी जो सेक्टर्स में सेलिंग आ रही थी, तो इसलिए हम उस वक्त भी 46,000 के लेवल पे हम कहते हैं कि यहाँ पे कम से कम 70% जो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, जो 30,000 के लेवल पे किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो जो तकरीबन 16,000 पॉइंट उठ के मार्केट ऊपर आई है, तो यहाँ पे लाजमी प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। और वही हुआ कि उस दिन से लेके अब तक जो है मार्केट में तकरीबन ना करते भी 3-4 हज़ार पॉइंट निकल चुके हैं। और जिस तरह मार्केट की, जैसे अभी आपने बताया, जो अभी आपने सारी स्टार्ट में ही बता दी कि जो मार्केट बहुत अरसलान सेंसिटिव होती है, ये बाकी जो बिजनेस हैं उनकी तरह नहीं होती। जैसे रियल एस्टेट में किसी ने एक प्लॉट ख़रीदा, अब मुल्क में कोई भी ऐसी अनसर्टनिटी आती है या कुछ, तो उसमें यह नहीं होता कि जी मुसलसल तेज़ी से उसमें गिरावट आ जाए, वो उसमें इस्तेकाम फिर भी रहता है। स्टॉक मार्केट ये है कि एक ही क्लिक से आप बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, शाम तक जो है वो सेलिंग, फिर जिस तरीके से फिर आप सेलिंग उसमें देख सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत जो है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में होती है। देखभाल की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जैसे बार बार हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉस का जो एक टूल है मार्केट में, वो लाजमी जो है वो अवेल करना चाहिए। 2-3 चीज़ें सनाउल्लाह साहब आज आपसे जानूंगा भी, और सुनने वालों के लिए भी अच्छा है कि स्टॉप लॉस का जो टूल है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। फिर जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मैं 2-3 चीज़ें आगे चल के, अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। सर डॉलर थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है, रुपया थोड़ा सा ऊपर हुआ, लेकिन आज देख रहा हूँ 2 रोज़ हैं दोबारा से रुपए को थोड़ी सी रोक लगी और डॉलर बेहतर हुआ है। सर महंगाई
क्या वाकई में ये जो दुरुस्त कहा जा रहा था बहुत अरसे से, ये दुरुस्त है या नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है कि डॉलर रुकेगा तो महंगाई रुकेगी, लेकिन सर डॉलर तो नीचे आया और महंगाई ऊपर चली गई, थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, देखें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी महंगाई की जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो बात ठीक है आपकी कि डॉलर जब चढ़ता है तो उसके साथ महंगाई होती है। अब आप देख रहे हैं कि आप पिछले जो है कई महीनों से जो है पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था, डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था, फिर बिजली के नरखों में भी इजाफा होना है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आपके जो है ये हर चीज आपकी महंगी हो जाएगी। अब हम इंपोर्ट्स के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी प्रोडक्शन जो है रॉ मटेरियल है काफी सारा उधर से आता है, आपसे इम्पोर्ट हो जाता है, लेकिन अब आप थोड़ी टेम्परेरी ये थोड़ा सा जो है इसको स्टॉप लगा था ये, क्योंकि एक तो ये था कि IMF की जो है आपकी किस्तें भी जरा डेफर हो गई थी और आपका जो है 2 बिलियन से ज्यादा आपका पर मंथ आपका जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं वो पाकिस्तान भेजने से सोशल डिजिटल अकाउंट के थ्रू और डिफरेंट तरीके से एक्चुअली थोड़ा सा लोग जो है ये इसको चैनलाइज हो गए चीजें, और ये बजाय इससे कि मोटी हवाले के बजाय जो है लोग प्रॉपर अकाउंट के थ्रू ये भेजते, तो उसकी वजह से हमारे पास एक तो स्टेटिस्टिक्स ही काफी अच्छे आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमारे पास एक चीज रेगुलराइज हो गई है। तो उसमें जो आप देख रहे थे कि डॉलर थोड़ा थोड़ा जो है ऐसा ऐसा वापस जो है गिरता जा रहा था और रुपए की कदर में इजाफा होता जा रहा था। फिर हमारे एक्सपोर्ट भी थोड़े से बेहतर हुए हैं पिछले साल की निस्बत, तो वो सारे फैक्टर्स थे, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को जो है अभी तक वो जैसे चीनी की जो मेरा ख्याल है अभी इन्होंने 83 रुपए पे जो फिक्स की है, और अब आगे देख रहे हैं कि रमजान आ रहा है, तो हर साल यही होता है कि रमजान होता है तो चीजों की जो कीमतें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कुछ मैं समझता हूँ कुछ ऐसे बीच में लोग होते हैं जो ज़ख़ीरांदोज़ी भी करते हैं, बेशक इसमें सारे लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी ज़ख़ीरांदोज़ी करते हैं, और हर महीने के साथ आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो आमदनी में इजाफा तो हो नहीं रहा, और खास और जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारे इसमें जो है फैक्टर्स हैं देखने वाले हैं, और एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारी। फिर यहाँ पे आप ये देख लें कि हमारा जो यील्ड जो है हमारी जो प्रोडक्शन की, खास तौर पे हमारी जो क्रॉप्स है, इसमें भी जो है आप देख लें कि हर साल जो है बजाय बढ़ने के ये गिरती जा रही है। तो जब हम इम्पोर्ट की तरफ जाएंगे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के बावजूद, तो ये तो फिर चीजें आपको जाहिर सी बात है कि उसमें फिर आपको हर साल महंगाई होगी और आपकी चीजें कंट्रोल नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास कोई इतनी अच्छी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि हमने जो है इन केस के कोई इशू आता है तो हम उसको किस तरह कैटर करें, और बजाय हम आपकी बात दुरुस्त है, पॉलिसी फुकदान तो है, पॉलिसी फुकदान है, इस पर मैं बात करूंगा कि अब तक तिजारती पॉलिसी नहीं बनाई गई और 3 साल पूरे होने को हैं गवर्नमेंट के, इस पे भी थोड़ा बात करते हैं। अली कमाल साहब से ज़रा एक चीज़, अली भाई डॉलर थोड़ा सा रोक लगी थी तो रुपया बेहतर हुआ था, फिर से 2 रोज़ हो गए कि रुपया थोड़ा सा रुक गया और डॉलर फिर थोड़ा सा ऊपर की जानिब है। सर मैं रज़ा बाक़िर साहब की बात करूं, मैं चाहे असद उमर साहब की बात कर लूं, हफीज़ शेख साहब की, या फिर अब हमाद अज़हर साहब हैं, वज़ीर ख़जाना की तब्दीली, दूसरी तरफ महंगाई, डॉलर, सर क्या चल क्या रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, क्या वज़ीर ख़जाना की बेहतरी से इकॉनमी बेहतर हो जाती है? कभी कभी हो जाती है यार। आप बंदा चेंज करते हैं, अब आप लोग चेंज करते हैं, मिनिस्टर चेंज करते हैं, उनका विजन दूसरा होता है, वो जिस विजन से आते हैं वो पिछला विजन शायद ना फॉलो कर रहे हो और वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट विजन के साथ आए और उनकी पहली स्टेटमेंट आते ही जो है डॉलर को जो है वो डिप्रिशिएट करना शुरू कर दे। सो इट इज पॉसिबल। हम कभी कभी देखते होते थे कि कहीं पे आजकल बाइडन साहब है तो बाइडन का हल्का सा बयान जो है स्टॉक मार्केट को नीचे ले जाता है। इस तरह हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनका हल्का सा कोई स्टेटमेंट आती है स्टॉक मार्केट कहीं से कहीं ले जाता है। स्टॉक मार्केट हो या एक्सचेंज रेट हो, ये बहुत वॉलेटाइल है। स्टॉक मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है लेकिन एक्सचेंज रेट भी ठीक ठाक वॉलेटाइल है। हल्की सी कोई चेंज आ जाएगी कि वो कह देंगे कि जी हम इसको चाह रहे हैं कि अब हम मार्केट में इंटरवेंशन करना शुरू कर दें तो डॉलर की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाएगी, या कह दें कि हम बात करेंगे ऑथराइज्ड डीलर से कि डॉलर की इतनी प्राइस नीचे क्यों आ गई है, एप्रिशिएट क्यों हो गया, तो होना शुरू हो जाता है। बट द इशू इज कि हमारा 880 मिलियन का इस वक्त करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस चल रहा है। तो मार्केट के अंदर डॉलर की जो तफसील है, जो सप्लाई है वो ज्यादा है और मैं इस चीज को डिपेंड नहीं बिल्कुल करूंगा कि सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इतना एक्सचेंज रेट हमारा एप्रिशिएट हो गया, लेकिन एक सेंटिमेंट्स होते हैं, ये सेंटिमेंट्स आ रहे हैं अभी के
सिर्फ एक्सेस सप्लाई में है तो जो उसकी प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। बट आपने ये देखा होगा 1-2 दिन से ये दोबारा से वापस आना शुरू हुआ। तो ओवर शूटिंग या अंडर शूटिंग दोनों हिसाब किताब से एक्सचेंज रेट एडजस्ट करता है। एकदम से बहुत ज्यादा अंडर शूट भी कर जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर शूट भी कर जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वैल्यू का हमें कभी पता लगता नहीं है। तो अब वो 152 पे 152 पॉइंट समथिंग पे चला गया था, अब वापस 154 पे आ गया। ये ऊपर भी आएगा होपफुली, 156 158 पे जाके एडजस्ट होगा। और अगर इक्विलिब्रियम वैल्यू का हमने देखना है तो शायद 160 के ऊपर भी चला जाए, लेकिन मेरा अपना व्यू यही कि 157 158 पे जाके अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस पे ये थोड़ा सा उसे कहते हैं ना कि अंडर वैल्यू होके तो अपने आप को एडजस्ट करेगा। अली भाई एक चीज़ बताएं मुझे कि हम जहाँ पर महंगाई की बात करते हैं वहाँ ये कहा जा रहा था, मैं स्टेट बैंक के गवर्नर की बात करूँ किसी की भी, कि जहाँ पर डॉलर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे में तो महंगाई खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी हम मुस्तहकम कर दिया है, 7% पे है इंटरेस्ट रेट। ये सारी चीज़ें असर तो नहीं डाल रही। महंगाई 17% है इस हफ्ते की मैं बात करूँ तो हफ्तावार महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। हफ्तावार महंगाई तो बहुत ज्यादा जो है हमारी सप्लाई एंड डिमांड की जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उससे बढ़ती है। लेकिन अगर हम अदरवाइज देखें जो कंसिस्टेंट या परमानेंट इंक्रीज इन प्राइसेस होता है, जिसे हम कोर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन, वो उसकी तरफ हमें ज्यादा देखना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए आम आदमी को क्या चीज इफेक्ट करती है तो वो हफ्तावार इन्फ्लेशन ही इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि आम आदमी हमारा काफी ज्यादा तादाद में है या गरीब आदमी हमारा काफी ज्यादा तादाद में है। अदरवाइज इन्फ्लेशन जितना भी हमारा है इस वक्त जो चल रहा है वो ज्यादातर इस तरह चल रहा है कि पेरिशेबल आइटम्स की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, पेरिशेबल आइटम्स की प्राइसेस बहुत नीचे आ गई, या फिर एनर्जी की प्राइसेस हमारी जो है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस जिसे हम कहते हैं, चाहे वो ऑयल की हो, बिजली की हो, गैस की हो, वो जब चेंज होती है तो एकदम से इन्फ्लेशन ऊपर इंक्रीज कर जाता है। वो बेसिकली प्राइस एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कभी बहुत ऊपर चला जाएगा, अगले महीने उसकी एडजस्टमेंट होती रहेगी, महीने के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त 7% पे उनका इंटरेस्ट रेट है और बहुत ज्यादा कोई क्रेडिट क्रिएशन हो नहीं रही प्राइवेट सेक्टर में, और रीजन उसकी कोविड है। कोविड की वजह से जितनी इंडस्ट्री हमारी चलनी चाहिए उतनी इंडस्ट्री हमारी चल नहीं रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस ना हो तो हमारा काफी लो इन्फ्लेशन होगा, जो कि कोर इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो 5-6% से ज्यादा का नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगा तो तीनों हजरात से ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें किस पर बात करेंगी। तो ताजर बिरादरी वाला मामला अहमद साहब से उठाऊँगा कि प्रॉपर्टी वाले जो बिज़नेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, वो लोग बड़े परेशान हैं, उनको कुछ नोटिस गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है कंस्ट्रक्शन को, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। क्यों है ऐसा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक से वापस आके। बैक ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात हो रही थी खसारों के हवाले से, डॉलर के हवाले से, महंगाई के हवाले से। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तिजारती खसारा 20% से ज़ायद इजाफा हो गया। वैसे तो जो तिजारती खसारा है मार्च में वो 97.6% के करीब बढ़ा, 2 अरब 96 करोड़ डॉलर तक जा पहुँचा है। बहुत सारे मुश्किल मरहले हैं गवर्नमेंट के लिए। खाली वज़ीर ख़जाना चेंज करने से गवर्नमेंट अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ या इकनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं ला सकती, उसके लिए बेहतर पॉलिसीज़ का मुरतब किया जाना ज़रूरी है। कैसे होंगी, क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, इस पर बात हो रही है, इस पर और भी बात कर लेते हैं। पहले ज़रा स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी चीज़ें भी जान लें। सनाना साहब, स्टॉप लॉस की आप बात कर रहे थे, वज़ीर ख़जाना जिस दिन तब्दील हुए हमने देखा उसका भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। सेनेट के इलेक्शन थे वो भी डायरेक्टली असरअंदाज हो गए। बड़ी तेज़ी से जो पॉलिटिकल ख़बरें उसका असर स्टॉक मार्केट लेती है। सर 46 से 44 43 पे जाना और एक ही दिन में 2-3 हज़ार पॉइंट का लूज़ होना, तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए कितना बड़ा ख़तरा है, शेयर प्राइसेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात हैं, और फिर जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है किसी और शेयर प्राइस पे उनको कितना रुकना पड़ता है। जी, जैसे अरसलान मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि स्टॉक मार्केट बाकी बिज़नेस से हट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है।
मुल्क में इस्तेकाम अगर नहीं रहेगा, आपकी जो है ना काबीना में रद्दोबदल तेज़ी से चेंजेस आना, अनसर्टेनिटी जो है ना इसी तरीके से मार्केट में फिर फैलेगी। स्टॉक मार्केट कभी भी इन चीज़ों को जो है वो इस तरीके से, जैसे देखें आप पीडीएम की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह आ रही कि जी डरना होगा ये, लेकिन उस वक्त मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट हमने नहीं देखी क्योंकि सारी चीज़ें आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स, बाकी सारी काबीना, सब कुछ ठीक था। अब आपका बजट जो है ना सर पे खड़ा है, उससे पहले जो है आप ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं। बिजली जो है ना आईएमएफ के कहने पे आप बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है आपने जो मराद कोरोना के एवज़ दिए हुए थे वो हटाने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट कभी भी उसको जो है इस तरीके की, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो सारी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो उसी में जो है वो लाजमी बात है, उस पर असर तो पड़ेगा उस पर। उसमें तेज़ी से जो है वो पहले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंस्टीट्यूशंस तो पहले से सेलिंग में आ रहे थे, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है जिसने सरमाया लगाया है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो भी निकलेंगे। तो ख़रीदार कोई होगा नहीं, बायर अगर नहीं होगा, सेलर होगा, तो मार्केट में जो है ना और तेज़ी से गिरावट हम देख सकते हैं। तो खुदारा इसको गवर्नमेंट को भी जो है ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों को जो है मुल्क में एक इस्तेकाम लाएं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, जिसमें मुस्तकिल मिजाजी ना हो, जिसमें सही इस्तेकाम ना हो, उसमें हर वक्त फिर इसी तरीके से अनसर्टेनिटी आती है, अप एंड डाउन आते हैं, और उसकी जो है वो ख़ास तौर पर वजह भी यही है। ठीक है अहमद साहब, सर ये जो मामला आपके सामने आया होगा तिजारती खसारे वाला, वो भी है, लेकिन जो मामला है टैक्स छूट का, 150 अरब रुपए के करीब टैक्स छूट थी, वो ख़त्म हो गई। फिर जो आईएमएफ है उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया है स्टेट बैंक को, उसकी खुद मुख्तारी हो गई। फिर वजीर ख़जाना की तब्दीली। सर बतौर चेंबर ऑफ कॉमर्स, चूँकि आपका ज़्यादा रब्ता रहता है ताजर बरादरी से, तो क्या कोई खलबली है, तजब्जुब है? देखिए जी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना कि हम समझते हैं कि किसी भी हुकूमत के लिए जो होता है कि जी राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अगर आपने काम करनी है, अगर आप, पहली बात है कि आप ऐसे बंदे लेकर आए जो कि चीजें समझते हैं सारी की सारी, आपका जो है किस तरह हमारा कम्युनिटी चलती है, बिजनेस कम्युनिटी किस तरह काम करती है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं, आप बैठ के कमरों में बैठ के पॉलिसियां बना लेंगे कि जी ब्यूरोक्रेट साथ मिलके कि जी इस चीज को बढ़ा दो, इस चीज को कम कर दो, तो जब तक आप मशवरा नहीं लेंगे उन लोगों से जो कि आपकी बिजनेस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है आपकी जो इकोनॉमी की, और जब तक आप उनके लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी हमारी प्रोडक्शन भी बढ़े, हमारा जो है टैक्स कलेक्शन भी बढ़े, और जो है हम हर चीज हमारी जो है ना डॉलर भी स्टेबल हो जाए और सारी चीजें हो जाए, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए। तो ये जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनमें से कोई एक छोटी सी एक कमेटी बना लेती हैं जिसमें बड़े बड़े आपके जो है ना उसमें बिजनेसमैन बैठ जाते हैं साथ उनके वज़ीर आज़म के साथ या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और वो उनको तजावीज़ देते हैं कि आप इस चीज़ में इजाफा कर दें, इस चीज़ में कम इस चीज़ में टैक्सेस कम कर दें। लेकिन वो जो काफ़ी जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी की नहीं करते, वो सिर्फ चंद होते हैं जो कि अपने मफाद के लिए वो अपनी पॉलिसीज को जो है वो उनको चेंज करवा लेती हैं और उस एसआरओज को ले आती हैं। तो जब तक आप इनको अपने ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को आप डिफरेंट चेंबर्स के सदूर को साथ नहीं बिठाएंगे अपने, और वो नुमाइंदगी कर रहे हैं आपकी जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हुए जो कारोबार कर रहे हैं, तो आप ये पॉलिसी जितनी मर्जी करते रहे, आप अपनी जो है मिनिस्टर्स जितने मर्जी चेंज करते रहे, आपको जो है उसके बाद रिजल्ट जो है ना कोई अच्छा नहीं मिलेगा। अली कमाल साहब, मईशत के लिए बहुत सारे कड़वे घूंट भरने पड़ते हैं, आप बेहतर जानते हैं सर, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का तो बड़ा शदीद फुकदान है ही है, लेकिन एक स्पेसिफिकली तिजारती पॉलिसी नहीं मुरतब की गई। क्या असरात मुरतब होते हैं इसके, एक तो बिजनेस पर, इकॉनमी पर भी और आम आदमी पर भी? बिल्कुल पढ़ते हैं यार। चक्कर अहमद ने भी बड़ी अच्छी बात की और दूसरे साहब उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। जब पॉलिसी नहीं होती है तो डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, पॉलिसी भी ऊपर से आनी है ना कि जी ये हम करना चाह रहे हैं, तो एक ओवरआर्चिंग इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं है हमारे पास अभी फिलहाल। अगर पॉलिसी होगी उसमें एक ट्रेड पॉलिसी होगी, ट्रेड पॉलिसी बन रही है STPF 2021-2026,
बट वो बन रही है। वो कंसल्टेशन ICCI भी साथ है, FCCI भी होपफुली साथ होगा, सारे चैम्बर साथ होंगे, एसोसिएशन साथ होगी। जब होगा ये कि हमने अगले 5 सालों में इन मेजर 10 इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देना है, तो वो 10 इंडस्ट्रीज चलेंगी। उसके बाद भी बात होगी कि ये 10 ही क्यों, बाकी 12वीं क्यों नहीं, 13वीं क्यों, लेकिन एक पॉलिसी सामने होगी। तो जब तक पॉलिसी ना हो तब तक डायरेक्शंस नहीं होती है। जैसे अहमद ने कहा कि हम SRO इश्यूज कर देते हैं, तो फिर SRO कल्चर भी, हम तो बहुत अगेंस्ट है एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, बहुत अगेंस्ट है SRO कल्चर की। किसी ने बाहर से इंपोर्ट करना है एट 15% उसने कर लिया और अगले दिन SRO आ गया 1 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए या 3 महीने के लिए कि अब से जो ये फलानी प्रोडक्ट है जो 15% ऑलरेडी लोग इंपोर्ट कर रहे थे उस पर 0% ड्यूटी होगी। तो फिर वो आम ताजर, मेरी तरह का, आपकी तरह का कॉमन ताजर जो है वो मार्केट में नहीं आता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता है। तो इस हिसाब से पॉलिसी नंबर 1 होनी चाहिए और फिर उसके ऊपर डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए किसी की कि अब जो है जैसा मैं आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, बंदे के आने से चेंज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है चेंज। तो वो अगर कोई शख्स आ भी जाता है तो आपके इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो आके ये ना कहे कि मैं इस पॉलिसी को चेंज कर देता हूं। अच्छा अली कमाल साहब, ये बताएं कि लोगों का ये आम फहम जो ख्याल है, क्या ये गलत है कि लोग कह रहे हैं कि एवरीथिंग गोना बी कंट्रोल्ड बाय IMF? देखिए, वो किसी के हाथ में भी डॉक्यूमेंट तो लगा नहीं है अभी कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने में क्या करें। अभी तो बहुत सारे मुंह और बहुत सारी बातें हम सुनने में आ रही हैं। लेट्स सी, पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में ओपन होना चाहिए डॉक्यूमेंट, अखबारों में आना चाहिए, मीडिया पे भी आना चाहिए कि डॉक्यूमेंट है क्या एग्जैक्टली, कि उसमें क्या जो बातें हो रही है मालिक साहब कर रहे हैं या अशफाक साहब कर रहे हैं कि जी हम स्टेट बैंक को ये कर देंगे, उसको उनको गवर्नर को इतनी जबरदस्त किस्म की पावर दे देंगे जो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, तो बहुत गलत है। अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो IMF के पास तो नहीं जाएगा स्टेट बैंक या इकोनॉमी हमारी ओवरऑल, लेकिन स्टेट बैंक बहुत पावरफुल हो जाएगा जो कि गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा, विच इज बड़ी अजीब सी बात लगती है कि गवर्नमेंट के अंदर एक इदारा है जो गवर्नमेंट की ही नहीं सुनेगा, जो स्टेट की ही नहीं सुनेगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो इस दोनों चीजों को अगर मैं सामने रखूं तो ये बात बड़ी गलत है कि जी हम IMF के इतने ताबे हो जाएंगे कि वो जो कहेंगे वो हम मानेंगे, बाकी कुछ और कर नहीं सकते। चलें, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो जरा बात कर लेंगे। इस वक्त ताजिर बरादरी के मसाइल पर भी, महंगाई पर बात हो ही रही है, और फिर जो वज़ीर-ए-आज़म की 27 रुकनी मशावरती कौंसिल है इक़्तिसादी, उस पर भी बात करते हैं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या इक़्तिसादियात की बेहतरी के लिए हकीकी मानों में कुछ हो भी रहा है या नहीं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी, अब ज़रा दीगर बहुत सारे मामला जिस पर बात करेंगे। सनाउल्लाह मरवत साहब, ये बताएं, बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो डेली की बुनियाद पे बहुत तेज़ गिरावट का शिकार है। कई स्क्रिप्ट्स हैं जो अपनी जगह स्टैटिक दिखाई देती हैं, कई स्क्रिप्ट्स हैं जो ऊपर जाते भी उतना ही दिखाई देते हैं, जैसे जितना नीचे गिरा है उतना एक ही दिन में ऊपर। तो जो नया इन्वेस्टर है या जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है, वो क्या देखे, कैसे देखे, कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको सेफ प्ले किया जा सकता है? अरसलान, ऐसे है कि ये स्टॉक मार्केट में जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है वो सीजनल होती है। वो कैसे कि जी अब जैसे मार्च से अगर ओवरऑल आप देखें तो मेजॉरिटी ऐसे साल होंगे जो मार्च अप्रैल के बाद जो है ना मार्केट गिरावट की शिकार होती है, और उसकी ज़्यादातर वजह यही होती है कि आगे जो है वो बजट आने वाले होते हैं, मुख्तलिफ डिसीजन गवर्नमेंट ने लेनी होती हैं, कोई जो है ना वो आवाम को पसंद आती है, कोई नापसंद होती हैं, कोई सैलरीज जो है ना बढ़ रही होती हैं, कहीं नहीं बढ़ रही होती है। वो तो अनसर्टेनिटी ये 2-3-4 महीने जो है ना मुल्क में रहती है। जो इस्तेकाम आता है वो अगस्त के बाद से आता है। तो जो आपने बात की कि जी इन्वेस्टमेंट, तो पहले भी इससे पहले प्रोग्राम में भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगस्त तक जो है वो अभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते कि जी आपने कोई भी शेयर परचेज़ किया और आप कहते हैं जी मज़ीद 6 महीने के लिए इसको मैं होल्ड रखूं। अभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो भी ऐसे कि आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सा ऐसा कोई स्टॉक है जो कि अगर मैं अभी लेता हूँ
तो आने वाले जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते में कोई जो है 2, 3, 4, 5%, 10% मुझे प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन वो जो हमारा स्मॉल इन्वेस्टर है उनको ख़ुद से जो है अगर स्टडी कर सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत जो है रिसर्च उनकी है तो फिर तो करना चाहिए। अदरवाइज़ अपने ब्रोकरेज हाउस जहाँ पे इनके अकाउंट होते हैं वहाँ से रिसर्च डिपार्टमेंट से पूछ के उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करें। अहमद साहब सर, एक चीज़ देख रहा था कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और ट्रेडर एक्शन कमेटी जो है उसने, जिसमें आपके मेंबर्स भी हैं, ICCI के साबिक सीनियर नायब सदर खालिद चौधरी साहब भी हैं और भी लोग हैं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिसेस वाला मामला जा रहा है इससे बड़े परेशान हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत एमनेस्टी हासिल कर रखी है। सर, जो FBR का मामला है ये नोटिसेस वाला, इससे तो और बिजनेस को धचका नहीं लगेगा? देखिए जी, ये सबसे बड़ा हमारा जो जितनी बिजनेस कम्युनिटी का जो इशू रहा है वो FBR के साथ ही रहते हैं। मेजोरिटी हमारे जो इशूज रहते हैं वो FBR के साथ रहते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, ये बड़ा आसान तरीका है, किसी को आप जो है किसी को डराना है, धमकाना है, तो आप उसको एक नोटिस दे दें तो वो बंदा वैसे ही परेशान रहता है, या वो अपने वकील के पास जाता है या अकाउंटेंट के पास जाता है कि यार ये जी ये देखो मेरे पर ये इन्होंने एक नोटिस भेज दिया है। तो देखिए, इश्यूज तो आपने किस तरह आप चाहते हैं कि जी, एक तरफ आप चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो भी करे, एक तरफ आप चाहते हैं कि जी आपके टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा हो, और एक तरफ है जो बंदा इन्वेस्टर है या जो बंदा काम कर रहा है उसी को आपने तंग करना है। अब दुनिया में आप किसी भी जगह जो है आप जब भी आप देखें कि किसी के भी टैक्स के मामला होते हैं, तो किसी इवन जो बड़ी कंपनीज भी हैं अगर उनका भी टैक्स का कोई इशू है तो वो कभी भी कारोबार को बंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जो कारोबार हमने जो भी हमारी सेटलमेंट है वो तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन बिजनेस चलता रहे ताकि एक्टिविटी होती रहे, साथ साथ जो है लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ना पड़े। और लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पे आपने देखे कई जगह पे ऐसा होता है कि कारोबार वो आते हैं, FBR वाले आके नोटिस दे के और उसके बाद आके कुछ चंद दिनों में आके आपका कारोबार ही बंद कर दे, कंप्लीटली सील कर देते हैं। तो ये तो शुरू से ही जो है मिसट्रस्ट है टैक्स पेयर और FBR के दरमियान, और इन्हीं नोटिस की वजह से ही कोई बंदा भी जो है टैक्स में टिकाना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं एडवांस टैक्स भी पे कर दूं, मैं जो है विद होल्डिंग भी दे दूं, लेकिन मैंने फाइनल नहीं बनना, जो मेरा टैक्स मैंने दे दिया वो बेशक। ये बात आपने बड़ी सही कही है अहमद भाई कि लोग कह रहे हैं कि फाइलर ना बने। मैं आप लास्ट कमेंट चाहूंगा अली कमाल साहब कि FBR को सहल आसान करना था, हुआ ही नहीं अब तक। सबसे मेरा ख्याल है जब से मैं जॉब में आया 99 से तब से करना था, और हो सकता है उससे पहले भी करना हो। नेशनल टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट तो 85 से आ रही है। सो सहल करना है, कुछ सहल होता भी है लेकिन वो नजर नहीं आता है। अगर हम 85 से लेके अभी तक देखें तो शायद थोड़ा सा आसानी हो भी गई होगी, ऑनलाइन सबमिशन आ गई हैं, बहुत सारी और चीजें आ गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होती जा रही है, लेकिन बेहतरी की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। बहुत बहुत माजरत के साथ कि वक्त की कमी थी, वरना और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते। अली कमाल साहब बहुत शुक्रिया, अहमद हसन मुगल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सनाउल्लाह मरवत साहब आपका भी शुक्रिया। पॉलिसीज का फुकदान, FBR को सहल करना, यही बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात।